अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हम वीडियो में आपको नेक्स्ट स्टेज रिलेटेड टू द सीएसएस प्रिपरेशन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जो है एक कॉमन सीएसएस एस्पिरेंट को फेस करनी पड़ती है उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने आपके लिए 3 वीडियोस बनाई जो कि सीएसएस जर्नी के दौरान आपको जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनके बारे में थी। So that after listening you can observe and you can deal easily with those hurdles. और ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेच्योर स्टेज से आगे आते हैं और अपने आप को फुली तौर पर प्रिपेयर कर रहे होते हैं एग्ज़ाम के लिए। और उस सेंस में उनका जो इस स्टेज का हाँ हमारे नज़दीक जो इनिशियल पॉइंट बनता है वो है उनका टेस्ट एवेल्यूएशन से स्टार्ट होता है। जब वो अपना कंटेंट रीड आउट करके खड़े होते हैं एंड फुली तौर पर प्रिपेयर्ड होते हैं और आगे चल के वो टेस्ट एवेल्यूएशंस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली गलती स्टूडेंट कर रहा होता है मोस्टली वो स्टूडेंट होता है जो शुरू से लेकर आखिर तक अपनी चीज़ों को हिडन वे में लेके चल रहा होता है या मेंटोरशिप को नहीं कर रहा होता, या फिर यहाँ पे जो टेस्ट एवेल्यूएशन हो रही होती है वो इन फैक्ट टेस्ट की बजाय नोट्स एवेल्यूएट करवा रहे होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम हमेशा डिस्करेज कर रहे होते हैं कि टेस्ट एवेल्यूएशन का मतलब होता है कि आपने एक टॉपिक तैयार किया, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपने बनाया और उसके बाद उस क्वेश्चन को विद इन द 40 मिनट्स एक स्टैंडर्ड टाइम हम बता रहे होते हैं पर्सनल अफेयर, करंट अफेयर या अदर देन एसे एंड ग्रामर का और जेएसए के पेपर्स के अलावा जो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है 35 टू 40 मिनट्स, उसके अंदर आपने उनको सॉल्व करके अपने मेंटोर को चेक करवा रहे होते हैं। और उसके अंदर जो चीज़ें चेक कर रहा होता है मेंटोर वही होता है कि सबसे पहले जो आपने जस्टिफाइड किया अपना कंटेंट उसका वो उसकी नेचर क्या है, क्या वो आर्गुमेंटेटिव है, वो लॉजिकल है, वो फैक्चुअल है, वो नरेटिव है। तो उसकी कितनी टाइप्स बन रही होती है उसके मुताबिक अब देखा जा रहा होता है। फिर ये देखा कनेक्टिविटी है कि नहीं है, कोहेरेंस है या नहीं है, और आप जो बात कर रहे हो वो जो स्ट्रेंथ आप अडॉप्ट कर रहे हो वो कन्वे भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये टेस्ट इवेल्युएशंस जो है वो किसी भी एक सीरियस कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए आप लोग मुख्तलिफ मेथड्स अडॉप्ट करते हो। समटाइम आप अकेडमीज को ज्वाइन कर लेते हो, आप इंडिविजुअल टीचर्स को ज्वाइन कर लेते हो, किसी टेस्ट सेशंस को आप ज्वाइन कर लेते हो, तो ये भी कंसीडर किया जाता है। उसके बाद नियर टू द एग्ज़ाम एक मॉक एग्ज़ाम का एक सिलसिला जारी हुआ होता है एकेडमिक कल्चर के अंदर, जहाँ पे आप धड़ाधड़ उनको ज्वाइन कर रहे होते हैं। और मॉक एग्ज़ाम एक्चुअली क्या होता है, दैट इज़ काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द एग्ज़ाम, जिसके अंदर ये है कि जी अच्छा आपने फुली तौर पर प्रिपेयर्ड होना है, होके जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उससे पहले कि एग्ज़ाम ऐसा दे दें जिस पे आपको अंदाज़ा हो कि आपके अंदर क्या जो है वो डेफिशिएंसीज रह गई हैं। और उस मॉक एग्ज़ाम में अक्सर हम लोग ये बात करते हैं तो अकेडमीज़ के अंदर तो एक प्रैक्टिस ही है जस्ट आपकी, और बाकी जो उनका रिटर्निंग मेथड है या उनका चेकिंग मेथड है उससे कुछ लोग सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ नहीं होते। खैर ये उनका और एकेडमी का कंसर्न रहता है। मॉक एग्ज़ाम के अंदर कुछ अकेडमीज़ ऐसी हैं और इवन हम लोग भी अपने प्लेटफॉर्म पे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह से इंगेज कर रहे होते हैं कि बिल्कुल दैट कैन बी कंसिडर्ड अ रेप्लिका ऑफ फाइनल एग्ज़ाम, जिसके अंदर ये है कि जी आप डेली बेसिस पे 6 घंटे जो है वो पेपर देते हैं और उसका प्रैक्टिस सेशन जो है वो आप कर रहे होते हैं। और आपको अंदाज़ा होता है कि वो जो 6 आवर्स इन अ डे आपने बैठ के लिखना है और अपनी एक वॉर की सी कैफियत में से अपने आप को निकालना है, जो कि एग्जामिनर और कैंडिडेट के दरमियान चल रही होती है इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन आंसर। उसमें से आप अपने आप को कितना प्रिपेयर कर रहे हो। तो दैट कैन बी कंसिडर सेकंड स्टेज ऑफ दिस एग्जाम प्रिपरेशंस ऑफ दिस होल होल स्टेज जो जिसमें से आप गुजर रहे होते हैं। तीसरा आता है कि आपकी बैलेंस अप्रोच। आप मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में से एक आध सब्जेक्ट अभी उनका रहता है और तो जनवरी का पीरियड गुजर रहा होता है और दिसंबर का पीरियड गुजर रहा होता है, तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और फाइनली सम टाइम कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उस प्रेशर को ओवरकम कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सरेंडर कर जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में मोस्टली स्टूडेंट्स जो कि वीक नर्व्स के मालिक होते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते और चीज़ों को कंपैरिजन अप्रोच में लेके खड़े होते हैं, तो वो सरेंडर करते चले जाते हैं और जनवरी में जाकर डिसाइड करते हैं कि जी
हमने एग्ज़ाम नहीं देना। और कुछ स्टूडेंट्स के इंसिडेंट ऐसे भी होते हैं कि वो अपने इवन टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से थोड़ा-सा झूठ बोल रहे होते हैं कि जी हमने एग्ज़ाम देना है और दे रहे हैं, बट इन फैक्ट वो देना नहीं चाह रहे होते, वो एग्ज़ाम फ़ोबिया में चले जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हम अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप अपना एक स्कोर कार्ड मेंटेन रखो। आप अगर स्कोर कार्ड मेंटेन नहीं रखोगे, तो उससे क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, अच्छा कौन-सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा तैयार हो गया, कौन-सा सब्जेक्ट आपका बिल्कुल रह गया, कौन-सा सब्जेक्ट आप इम्बैलेंस करके बैठे हो। और जब एग्ज़ाम आएगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा हमारा 1-2 सब्जेक्ट तो अभी अनटच पड़े हैं या फिर अभी कंप्लीट करने वाले रह गए हैं। तो उसके लिए स्कोर कार्ड दैट्स वेरी 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 कंपल्सरी। और उसमें हम क्या कहते हैं कि आप हर महीने में अपने स्टूडेंट को कह रहे होते हैं एक स्कोर कार्ड बनाते चले जाएँ और ये देखें कि पिछले महीने से आपकी प्रोग्रेस इस महीने में कैसी रही। एक तो ये कंसर्न होता है, दूसरा ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन-सा सब्जेक्ट अभी आपका पड़ा है, कौन-सा सब्जेक्ट आपने कर लिया है, कितना परसेंटेज उसकी जो है वो आपने करनी है। स्कोर कार्ड कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाएँगे और उसपे बताएँगे कि ये स्कोर कार्ड आप एक्चुअली बनाते कैसे हैं। इसके साथ जो अगला 5वां पॉइंट आता है वो होता है राइटिंग प्रैक्टिस। अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस एक तो हम लोग कहते हैं टेस्ट इवैल्यूएशन हो गई जी, मॉक एग्ज़ाम हो गए तो राइटिंग प्रैक्टिस है, नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस इससे हट के होती है। राइटिंग प्रैक्टिस हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं 40 मिनट्स पर डे आप लोगों ने लिखना होता है। चाहे वो आप डायरी की शक्ल में लिखें, चाहे आप किसी टॉपिक के उसके रिलेटेड लिख दें, टॉपिक के क्वेश्चंस को जस्टिफाइड करने के लिए लिखें। इससे ये फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता कि कोई चेक करने वाला है या नहीं है, बट आप लिख रहे हैं, दैट्स इनफ। और आप अपने ही लिखे हुए को दोबारा से पढ़ें, आप बहुत सारी मिस्टेक्स को खुद से ही ठीक कर जाएँगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो राइटिंग प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, वो कहाँ पे खड़ी है। जो स्टूडेंट राइटिंग प्रैक्टिस में हैं, उनका हैंड और उनका माइंड एक साथ एक सीक्वेंस में चल रहा होता है। अब ये होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे ख़्याल में अगर आप प्रैक्टिस में नहीं होते तो आप कुछ लिखना कुछ चाहते हो और आप लिख कुछ और रहे होते हैं और ये हर राइटर के साथ हो रहा होता है। जो राइटर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर खड़े हैं, वो इस अपने प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ओवरकम कर जाते हैं और अपने एक सीक्वेंस बना जाते हैं और उसमें ये होता है कि जो वो सोच रहे होते हैं, वही वो लिख रहे होते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आपकी 2 टू 3 मेजर अप्रोचेस और मेजर प्रॉब्लम्स को डील कर रहा होता है। एक ये है कि कोहेरेंस आ जाती है, दूसरा ये है कि आप टू द पॉइंट रहते हैं, तीसरा ये है कि आपका कंटेंट बड़ा जस्टिफाइड होता है। उसके साथ-साथ अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाते हैं डे बाय डे। बट अनफॉर्चुनेटली इस स्टेज पे आके मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो राइटिंग प्रैक्टिस में नहीं खड़े होते। और इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी, दैट वाज़ कंसिडर द राइटिंग फोबिया। और राइटिंग प्रैक्टिस में 99% स्टूडेंट इसलिए नहीं आते बिकॉज़ दे आर ऑलवेज़ इन्वॉल्व्ड इन द राइटिंग फोबिया। तो आप राइटिंग फोबिया में अगर हैं, तो हमारी उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, वो हम लोग लिंक ऊपर आपको शो हो रहा होगा कार्ड की सूरत में। आप इसको ज़रा देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि राइटिंग फोबिया एक्चुअली है क्या? अगर आप उसके अंदर हैं, इन्वॉल्व हैं राइटिंग फोबिया के अंदर और आपको राइटिंग फोबिया है, तो आप वो उस गिवन इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप के मुताबिक अमल करके अपने राइटिंग फोबिया को दूर कर सकते हैं। इसके साथ जो लास्ट प्रॉब्लम आता है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, वो होता है आपके प्रॉब्लम्स जो कि एग्ज़ाम के अंदर आप फेस कर रहे होते हैं। और याद रखिएगा, अगर 14 टू 16,000 कैंडिडेट बैठे हैं सीएसएस के एग्ज़ाम देने में, तो उसमें हार्डली 1000 होंगे जो वेल प्रिपेयर्ड होंगे। बाकी सारे फर्स्ट एक्सपीरियंस को एन्जॉय कर रहे होंगे या फिर वो इस बात को लेके खड़े होंगे कि अच्छा एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि याद रखिएगा, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो जो एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस की गर्ज से ओन करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, वो कभी भी पास नहीं हो सकते और उसकी बड़ी रीज़न ये है कि उन्होंने तैयारी ही नहीं की होती। और जब वो उस एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस से गुज़रते हैं, तो या तो उनका फ़ियर फैक्टर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है या फिर बहुत रेयर और एक्सेप्शनल केस होते हैं कि वो दोबारा ट्रैक पे आके प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। बट सेकंड अटेम्प्ट में उनके पास फर्स्ट अटेम्प्ट का प्रेशर होता है, जो वो एडिशनल प्रेशर लेके बैठे होते हैं और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते जितना कि एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, वेल मेंटोर्ड हो और वो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा होता है, वो यकीनन फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाब हो जाता है। अब आते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एग्ज़ाम। पहला जो प्रॉब्लम होता है एग्जाम प्रेशर है, एवरीवन इज गोइंग टू बियर, चाहे वो एक्सपीरियंस के घर से जा रहा है, चाहे वो सीरियस एटीट्यूड के साथ जा रहा है, सबके साथ एग्जाम प्रेशर होता है।
बट जो स्टूडेंट वेल इक्विप्ड होते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रिपरेशन, वो एग्ज़ाम प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को जो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, हम उन्हें इजाज़त देते हैं कि जी आप जाएँ, और हम उनको ये कहते हैं एग्ज़ाम के दिनों में आप लोगों ने पढ़ना नहीं होता, आप सिर्फ़ एन्जॉय करें, रिलैक्स करें। उसकी रीज़न ये है, एक दिन में आपके 2 पेपर हैं। अब अगर एक दिन में 2 पेपर हैं तो 6 घंटे तो आपने सिर्फ़ बैठ के लिखना है। अब 6 घंटे की जो आप अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो पहले तो बात है 6 घंटे आपसे लिखा ही नहीं जाएगा। और अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है तो आपके राइटिंग के इश्यू तो नहीं होगा, लेकिन आपका मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस इतना ज़्यादा होगा कि आप पढ़ नहीं पाएँगे। आप हार्डली वो अपनी चीज़ें रिवाइज़ ही नहीं कर पाएँगे। आपके लिए रेस्ट जो है वो प्रॉब्लम बन जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट की ये प्रॉब्लम आता है कि वो एग्ज़ाम नाइट को सो ही नहीं पाते सही तरह से। नतीजा क्या होता है, अगले दिन जो आप पेपर में बैठे होते हैं, आपको नींद आ रही होती है। तो इसके लिए हम अपने स्टूडेंट्स को और आप लोगों को भी ये सजेस्ट करेंगे कि जनवरी के अंदर आप लोग लेट नाइट जागने की आदत ख़त्म करें। रात 9 से 10 बजे आप सो जाएँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग जागने की आदत डालें, और थ्रू आउट द डे अपने आप को जो है वो ताज़ा रखने के लिए जूसेस, सर्दियों में हॉट ड्रिंक्स जो हैं वो आप लोगों को चाहिए होते हैं, वो आप साथ-साथ लेते रहें। और इन दिनों में ज़्यादातर आपको वाटर लेना चाहिए और ड्रिंक्स लेने चाहिए, सो दैट आपका मेंटल वर्क है तो मेंटल स्ट्रेस किसी हद तक कम होता है इस सेंस में। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, और अगर स्टूडेंट्स प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, रात को जाग रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं और दिन के वक़्त भी पढ़ रहे होते हैं, तो प्रॉपर रेस्ट ना होने की वजह से आपकी पेपर टेम्पटेशंस के दौरान जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा फिर ये होता है कि आप पेपर इम्बैलेंस कर सकते हैं ड्यूरिंग द फ्री, कि जी आपकी नींद पूरी नहीं है, आपका रेस्ट पूरा नहीं है, तो आप डेफिनेटली ड्यूरिंग द पेपर आप अपना मेंटल स्ट्रेस भी आपने देखना है, अपनी नींद के साथ भी आप लड़ रहे होते हैं, तो आप फ्रेश ना होने की वजह से अपने आप को प्रॉब्लमेटिक कर रहे होते हैं। फिर ये उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप इम्बैलेंस पेपर करते हैं, इम्बैलेंस क्वेश्चन करते हैं, और खुदा ना खासा एक पेपर आपको प्रॉब्लमेटिक कर गया, तो ऑटोमेटिक उसका इम्पैक्ट सेकंड पेपर पे चला जाता है या अगले दिन के पेपर पे चला जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है आप अपने आप को रेस्ट में रखें, अपने आप को पुरस्कून रखें, और मैक्सिमम अपनी हेल्थ का और अपनी फूड का ख्याल रखें, और उन दिनों में पढ़ने की और सिलेबस रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एग्ज़ाम के दिनों में स्टूडेंट के साथ होता है, और इवन आपके एफपीएससी वाले भी इस बात को या तो हम कह सकते हैं एंजॉय कर रहे होते हैं, या उनको भी आइडिया होता है, वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर, या ग्रामर का या ऐसे का। जैसे इस दफ़ा लास्ट टाइम जो है वो इंग्लिश ग्रामर का पेपर पहले रखा गया, पहले से पहले जो ट्रेडिशन होती थी वो इंग्लिश ऐसे का पेपर पहले होता था, और ऑलमोस्ट जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो इन्हीं 2 पेपर्स में ही ज़्यादातर प्रॉब्लमैटिक होते हैं। इंग्लिश ऐसे के ऊपर तो फिर हम किसी दिन बात करेंगे, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जो इंग्लिश ऐसे के टीचर हैं, उनसे हम टाइम लेके आप लोगों के लिए जो है वो डेफ़िनेटली उनसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको इंग्लिश ऐसे के पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में एक तो वो गाइड करे, और दूसरा वो बताएगा कि आपने ऐसे को चूज़ कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे करनी है, और उसका उसका कंटेंट जो डेवलप करना है वो तो ख़ैर आप लोग करते ही हैं राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है इंग्लिश ऐसे के पेपर वाले दिन या पेपर में, वो होता है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। अगर तो आपने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक सही चूज़ कर लिया और आप उसको जस्टिफाइड कर गए, तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के ऊपर मोर देन 30% आपकी सक्सेस जो है वो डिपेंड कर रही होती है। आगे फिर आपने उसको जस्टिफाइड करना होता है और कंटेंट वगैरह देखना होता है। तो ये ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मेजर इश्यूज़ आप लोगों को आते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस करने जा रहे होते हैं, उनके लिए तो खैर ये वीडियो नहीं बन रही होती। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने तो एक्सपीरियंस गेन करना है, और ये बहुत महंगा एक्सपीरियंस होता है। इवन लाइफ का एक चांस फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस जो ये लोग कर रहे होते हैं, और मोर देन 90% इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एकेडमिक माफिया भी है। एकेडमिक माफिया तो खैर वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, एकेडमिक कल्चर है, इसके बाद एकेडमी का जो आप लोगों को बताया जाता है जी ठीक है जी आपने हमारे से 4 महीने पढ़ लिया और अब आप तैयार हैं, आप जाएं,
और उसके बाद आपका जो घरेलू प्रेशर है, डोमेस्टिक प्रेशर है, उसके बाद आपके कंपैरिजन अप्रोच है, फ्रेंड्स का प्रेशर है, आप अपने आप के साथ जो लड़ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो के आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में बिठा देती है। और उसके बाद जो आता है वो सेकंड टाइम में डेफिनेटली आप बर्डनसम हो जाते हैं अपने इस प्रेशर की वजह से। तो आज की इस वीडियो में हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो ये था कि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जब आप मैच्योर स्टेज से निकल के एग्ज़ाम प्रिपरेशन और एग्ज़ाम के अंदर अपने आप को लिए तैयार कर रहे होते हैं, उस वक़्त आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस होते हैं, वो हमने आप लोगों को साथ-साथ बताया है। इसके बाद की जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएँगे कि एक आपने सीएसएस की प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर की, इन सारी स्टेजेस से गुज़र आए, एग्ज़ाम की स्टेज से भी आप गुज़र आए। उसके बाद एक अगली स्टेज आती है और वो स्टेज आप लोगों के ख़ुसूसन जो सीरियस कैंडिडेट होता है, उसके लिए सबसे मुश्किल स्टेज होती है, वो होती है स्टेज ऑफ पेशेंस। स्टेज ऑफ पेशेंस क्या है कि जी अब आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब आपके पास बज़ाहिर करने को कुछ नहीं है। आपके घर वाले भी आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। आप के साथ जो है वो प्रॉब्लम्स फर्दर लोगों की भी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई हैं। ख़ास तौर पर रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। जैसे कि अभी 2021 का जो कैंडिडेट थे, वो अब रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कैसे आएगा। अब उनमें से भी 2-3 तरह के लोग हैं जो स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो मुआवज़े का इंतज़ार कर रहे हैं, वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे और एग्ज़ाम में बैठ गए। अब उनका जो है वो ज़्यादातर फ़ोकस होगा दुआओं के ऊपर और उसके बाद मौजज़ों के ऊपर कि शायद हम पास हो जाएँ, एक तो वो लोग होंगे। और दूसरे वो होंगे जो सीरियस कैंडिडेट थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और किसी न किसी रीज़न की वजह से उनके साथ मिसहैप हो जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं और इवन अपना पूरा फ्यूचर जो है वो टर्निंग पॉइंट पे लाके खड़ा हो करते हैं और बड़े क्वेश्चन मार्क होते हैं और इवन सबसे ज़्यादा प्रेशर जो उनको फेस करना पड़ रहा होता है, वो करना पड़ रहा होता है सोसाइटी की वजह से, घर वालों की वजह से और इवन कंपैरिजन अप्रोच की वजह से। काश हम इसमें ना आते, हम जॉब पे चले जाते, इजी वे अडॉप्ट कर लेते। लेकिन याद रखिएगा, बड़ी टारगेट या बड़ा ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए बड़ी सैक्रिफिकेशन देनी पड़ती है। आपको डिटरमिन रहना पड़ता है थ्रू आउट द जर्नी अनटिल कि आप सक्सेस गेट नहीं कर सकते या नहीं कर लेते। तो उसके लिए आपको पेशेंस का जो स्टेज है वो कैसे गुजारना है, उसके लिए आपको अगली वीडियो का हमारा इंतज़ार करना पड़ेगा और होपफुली वेरी सून हम आप लोगों को उसके अंदर बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर आप लोगों को कैसा बिहेव करना चाहिए और किस तरह से लेके चलना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।